एक कोडर्स रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज हम बोर्ड पाथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एंड ये हम रिकर्जन और मेमोइजेशन से सॉल्व करेंगे। सो ये वीडियो नंबर 005 है और ये इसका पार्ट 1 है। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है और फिर जानेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है, मतलब वही सारी अंडरस्टैंडिंग वगैरह। चलिए देखते हैं। देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है बट ये लॉजिक ना कई जगहों पे यूज हो जाता है, तो अभी तो इसका बहुत लाइटर वेरिएशन देख रहे हैं हम। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ऐसा कहता है कि आपके पास, आप हो यहाँ पर, ठीक है, और आपके पास एक डाइस है। अब डाइस जो होता है उसके अंदर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, इतने नंबर्स होते हैं हमारे पास। अब मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पे ना डाइस थ्रो करूंगा। मैं इस वक्त, मेरी इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन है 0, राइट। तो मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है 0 और मेरा एंड पोजीशन जो होगा वो होगा 10। मतलब कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मुझे दे रखा है 0 और एंड पॉइंट मुझे दे रखा है 10। मुझे 0 से 10 की ओर जाना है, 10 की ओर जाना है। और यही मूव्स मेरे पास अलाउड है। अब मान लो मैंने डाइस थ्रो करा, ठीक है। डाइस पे क्या क्या वैल्यू हो सकती है। एक तरीका है, मैं एक 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 करते हुए यहाँ पहुंच जाऊं, यानी कि मैं 10 बार 1 ले आऊं, 3 4 5 6 7 8 9 10, और मैं 10 पे पहुंच जाऊंगा। एक तरीका और है, पहले 2 लेकर आ जाओ और फिर 8 टाइम्स 1 लेकर आ जाओ, आप पहुंच गए। या फिर पहले 1 लेकर आओ, फिर 2 लेकर आओ, फिर 1 लेकर आओ, फिर ऐसे ही चलते जाओ, 4 5 6 7 8, आप इस तरीके से 10 पे पहुंच जाओगे। ऐसे करके बहुत वेरिएशन बनेंगे। एक वेरिएशन ये भी तो बनेगा 6 4, एक वेरिएशन बनेगा 4 6। तो ऐसे करके मल्टीपल वेरिएशन बनेंगे आपके 0 से लेकर 10 पे जाने के। अब क्वेश्चन ये बोलता है आपको बताना है टोटल कितने तरीके, यानी टोटल कितने वेज ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि आप 0 से लेकर 10 पे पहुंच जाओ। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तो मुझे समझ में आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट में बता देना। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करना है। चलिए ठीक है। मुझे पता है कि डाइस की वैल्यू 0 से लेकर 6 है। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 0 और एंडिंग पॉइंट है 10। मुझे 0 से 10 की ओर जाना है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मैं 10 से 0 की ओर जाना चाहता हूँ, बट अभी के लिए क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड रख रहा हूँ। 0 से 10 की ओर, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही सॉल्व करें, बट इसको सॉल्व करने अच्छा तरीका ये भी हो सकता है कि मैं एंडिंग पॉइंट से 0 की ओर जाऊँ। तो मुझे एक वेरिएबल लेकर चलना पड़ेगा आर्गूमेंट के अंदर। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की ओर जाता हूँ तो एंडिंग पॉइंट इज अ स्टैटिक क्वांटिटी जो फिक्स रहेगी, और स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर मैं चेंजेस परफॉर्म करूंगा और वो एंडिंग पॉइंट की जब बराबर हो जाएगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। जबकि दूसरा तरीका क्या बोलता है कि एंडिंग पॉइंट को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दो, तो एंडिंग पॉइंट जिस दिन 0 बन जाएगा उस दिन मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। दोनों ही तरीके काम करेंगे, तो कैसे भी इसको सॉल्व करा जा सकता है। अभी के लिए मैं स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की ओर जा रहा हूँ सिंप्लीफाइड रखने के लिए। जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी तो फिर आप भी ऐसे वेरिएशन सोच पाओगे, ठीक है। तो वही कैसे सोच रहे हैं यार, कैसे करना है देखते हैं फिर। चलो, मैंने डाइस 1 थ्रो करा। अब क्वेश्चन क्या रह गया है। अगर मान लो मेरे डाइस पे 1 वैल्यू आती है तो अब मुझे ना 1 से लेके 10 जाना है। अगर मेरे पास डाइस की वैल्यू 2 आती है तो मुझे 2 से 10 जाना है। अगर डाइस की वैल्यू 3 आती है, राइट, तो यहाँ पे ना मैं 10 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है ना कि जो वैल्यू आएगी वहां से 10 जाना है। 10 इज अ स्टैटिक क्वांटिटी, तो मुझे अब 3 पे जाना है। अब ऐसे ही करके, ऐसे ही करते करते डाइस की वैल्यू आती है 4, तो अब 4 से कहीं जाना है। डाइस की वैल्यू आती है 5, तो अब 5 से कहीं जाना है। अब डाइस की वैल्यू आती है 6, अब मुझे 6 से कहीं जाना है। अब मान लो मैं 3 पर हूँ तो 3 पे क्या क्या हो सकता है। अगेन डाइस 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 1 आता है। तो अब मुझे ना 4 से लेकर 10 पे जाना है। पहले मैंने डाइस 3 थ्रो करा, मुझे 3 आया, फिर मैंने 1 थ्रो करा। अब मेरा टारगेट क्या है, मैं 4 तक तो पहुंच गया, मैं इस पॉइंट तक तो पहुंच गया हूँ। अब मुझे 4 से लेकर 10 पर जाना है। ये रिकर्जन का काम है। फेथ रख लेता हूँ कि 3 से लेकर 10 जाने के सारे तरीके मुझे कौन निकाल के दे देगा, ये वाला रिकर्सिव कॉल। तो मैंने रिकर्सिव कॉल लगाया। मैंने बोला कि यार 1 तक मैं पहुंच जाता हूँ, 1 से 10 के सारे कॉल आप मुझे बता दो। तो लेट्स से यहाँ से मुझे मिलता है पी जवाब, यहाँ से मिलता है क्यू, यहाँ से मिलता है आर, यहाँ से मिलता है एस, यहाँ से मिलता है टी, यहाँ से मिलता है यू। अब जल्दी सोच के बताओ कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ वेज पता लग जाए 1 से 10 जाने के, 2 से 10 जाने के, 3 से 10 जाने के, 4 से 10 जाने के, 5 से 10 जाने के और 6 से 10 जाने के, तो 0 से 10 जाने के कितने वेज हुए। ऑफकोर्स सिंपल है, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी प्लस यू, हो गया जवाब। बट अगेन अब जो 3 वाला है वो भी तो रिकर्सिव कॉल लगाएगा। वो क्यों नहीं लगाएगा रिकर्सिव कॉल, वो भी लगाएगा रिकर्सिव कॉल। तो उसने भी लगाया रिकर्सिव कॉल। वो कहता है 4 से 10 जाने का कितने तरीके हैं।
उसने कॉल लगा दी। फिर उसने कॉल लगाई यहाँ पर 5 के लिए। उसने यहाँ पे जो कॉल लगाया है वो लगाया इसने, अगर डाइस की वैल्यू 2 आई तो अब ये 5 से 10 जाना चाहता है, 3 आई तो 6 से 10, 4 आया तो 7 से 10, 5 आया तो 8 से 10 और 6 आया तो 9 से 10 जाना है। अब सेम 6 वाले के लिए भी करते हैं जरा। अगर डाइस की वैल्यू 1 आती है तो मुझे 7 से 10 जाना है, डाइस की वैल्यू 2 आती है तो मुझे अब 8 से 10 जाना है, 3 आती है तो 9 से 10 जाना है, 4 आता है तो मैं 10 पे पहुंच गया, मुझे 10 पे ही जाना था, मैं 10 पे पहुंच चुका हूँ। अब मैं डाइस नंबर 5 थ्रो नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने देखो 6 पे मैंने डाइस 5 मेरी वैल्यू आती है तो मैं 11 पे पहुंच जाऊंगा, 11 पे जाना ही नहीं था, ये तो गलत बेस केस हो गया, तो यहाँ तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ, राइट। तो इस वाले बेस केस पे नहीं जाना है, यानी कि मेरा अगर स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जो भी मेरी वैल्यू है, ये जो जो भी वैल्यू है, अगर मेरे स्टार्टिंग पॉइंट प्लस डाइस की जो भी वैल्यू है वो किससे छोटी होनी चाहिए, हमेशा एंडिंग पॉइंट से। देखो स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू अगर 6 है, 6 प्लस 5, क्या मेरा एंडिंग पॉइंट यानी 10 से छोटा है? नहीं, बड़ा है, तो ये कॉल नहीं लगा सकते, इस कॉल से बचना है मुझे। कूल, ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही मैं 10 पे पहुंचा ना तो मैं 10 से पता है रिटर्न 1 करूंगा। रिटर्न 1 किस नाम का करूंगा कि मुझे एक पाथ मिला है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। 10 से मैंने रिटर्न 1 क्यों करा? 10 से मैंने रिटर्न 1 इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे एक पाथ मिला है अभी। कोई तरीका है जिससे ये वीडियो हल्की सी बड़ी हो जाए। तो 10 से मैंने यहाँ पे रिटर्न 1 क्यों करा? इसलिए रिटर्न 1 करा क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे अभी अभी एक पाथ मिला है, मैं उस एक पाथ के नाम का यहाँ से रिटर्न 1 कर रहा हूँ। गॉट इट? तो मैं उस पाथ के नाम का यहाँ से रिटर्न 1 कर देता हूँ। तो यहाँ से जो रिटर्न 1 हुआ ना वो कह रहा है कि भाई यहाँ से एक तरीका मिला है, फिर यहाँ से कुछ तरीके मिलेंगे। अब 9 से 10 जाने का ऑफकोर्स एक ही तरीका होता है। अब अगर मैं 8 से बोलूँ, 8 से दो तरीके मेरे पास, 1 और 2, 9 और 2 थ्रो करूंगा तो इससे 10 पे, तो दो तरीके निकल कर आते हैं। यहाँ से आया दो तरीके, और 7 से कितने निकल कर आते हैं देखें, 7 से 8 9 10, 1 थ्रो करा तो 8, 2 थ्रो करा तो 9 और 3 थ्रो करा तो 10। 8 से टोटल दो तरीके निकल कर आते हैं, 8 से टोटल दो वेज निकल कर आते हैं, 2 से एक वेज, 10 से एक वेज, टोटल कितने तरीके हो गए? 7 से 10 जाने के टोटल 4 तरीके हो गए। तो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 कितना हो गया? 8। तो 6 से 10 जाने के टोटल 8 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? 6, पहला तरीका हो गया 6 थ्रो करो, फिर 1 थ्रो करो, फिर 1 थ्रो करो, फिर 1 थ्रो करो और फिर 1 थ्रो करो। दूसरा तरीका है 6 थ्रो करो, फिर 1 थ्रो करो, फिर 2 थ्रो करो, फिर 1 थ्रो करो। एक और तरीका हो गया, देखो ये वाला 6 फिर 1 थ्रो किया और 10 पे जाने के लिए मैंने डायरेक्ट 3 थ्रो कर दिया। एक तरीका हो रहा है 6 थ्रो करो पहले, फिर 2 को थ्रो करो, फिर दोबारा 1 थ्रो करो, फिर 1 थ्रो करो। एक और तरीका है 6 2, 2 के बाद दोबारा से 2 थ्रो कर दो। एक तरीका और है 6 3 1, एक तरीका और है 6 4। तो टोटल ये तरीके निकल कर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक मेथड और रह गया कहीं पर। 8 पे आए थे हम। ओके, एक तरीका यहाँ पे रह गया था, वो था मेथड हमारा, ये वाला मेथड ऊपर करते हैं। 8 से हमारे पास दो मेथड निकल कर आते हैं ना, वो है हमारे पास 6 1 1 2, ये तरीका और है। सो टोटल हमारे पास 10 तरीके ये निकल कर आ गए 6 से 10 जाने के। तो आपको यहाँ पे पता समझना क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है वो ये कि 6 से 10 जाने के, 6 से 10 जाने के टोटल जितने तरीके तो मुझे पता तो लग गए। जब मेरा बेस केस हिट हुआ ना तो वहां से जब मैंने रिटर्न 1 किया, वो रिटर्न 1 क्या आइडेंटिफाई करता है, वो मेरे को अचीवमेंट बताता है। वो मुझे अचीवमेंट बताता है कि मैं 10 पे पहुंच गया हूं, मुझे पाथ मिल गया है। उस खुशी में मैं रिटर्न 1 कर रहा हूँ कि मुझे एक पाथ मिला है, मैं रिटर्न 1 कर रहा हूँ। मैं क्यों इस बात के ऊपर इतना एम्पैथाइज कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डीपी में जब हम सेल के ऊपर ना ऐसे 1 भर देते हैं ना तो उसका एक मतलब, उसका एक मतलब होता है। उस 1 का मतलब ये होता है ना, ऐसा कहते हैं ना, देखो 10 से 10 जाने का एक तरीका है कि कोई भी चाल मत चलो। ऐसा थोड़ी ना कोई होता है, कोई चाल, ऐसी कोई चाल होती है क्या कि 10 पे 10 जाना है, डाइस को थ्रो ही मत करो, आपका एक तरीका निकल कर आ गया? ये तो कोई तरीका ही नहीं हुआ। वो एक्चुअल में अचीवमेंट होता है। वो बताता है कि जो भी इस पर्टिकुलर सेल तक पहुंच जाएगा, मैं कैसे पता लगाऊं कि मैंने अपना डेस्टिनेशन अचीव कर लिया, कैसे पता लगाऊं? अगर मैं सेल पे पहुंचा, एक ऐसे सेल पे पहुंचा जहां पे 1 रखा हुआ है, तो मैं समझूंगा कि हाँ मैंने अपना डेस्टिनेशन अचीव कर लिया है।
इसलिए वहां पे वन रखा जाता है, उसके नाम का रिटर्न वहां से वन करते हैं। तो जैसे रिकर्जन के अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न वन कर रहा हूँ इस बात के लिए कि भाई मुझे एक पाथ मिला है, इस खुशी में रिटर्न वन कर रहा हूँ। अगर मैं 11 पे जाता ना तो मैं रिटर्न वन नहीं करता, मैं 9 पे जाके रिटर्न वन नहीं करता हूँ, मैं 8 पे जाके रिटर्न वन नहीं करता, मैं सिर्फ 10 पे जाने पर ही रिटर्न वन करता हूँ। क्योंकि जब भी 10 अचीव होगा मैं रिटर्न वन करूंगा। यानी कि ऐसा समझ लो कि यहाँ पे ना वन रखा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी ना कैंडीज रखी हुई है, ऐसा समझो यहाँ पे बहुत सारी कैंडीज रखी हुई है और हर कैंडी की वैल्यू वन है। और मैंने यहाँ से लोगों को बोला कि यार तुम लोग जंप करते जाओ, तुम्हारे पास जंप करने के टोटल कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6, आप इतने ही इतने इतने जंप ले सकते हो, 1 की जंप, 2 की जंप, 3 की जंप। अब आपको 10 पे पहुंचना है, जो भी 10 पे पहुंचेगा उसी को तो कैंडीज मिलेगी, क्योंकि कैंडीज और कहीं रखी नहीं हुई। तो जितनी कैंडीज वो सारे जंप करके वापस जीरो पे लेकर आएंगे मुझे पता लग जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे जंप करके वो 10 पे पहुंचे तो उसी तरीके से जंप करके वापस वो जीरो पे आएंगे। ठीक है, मतलब अगर वो 6 की जंप और 4 की जंप करके यहाँ पहुंचे तो वापस 4 की जंप और 6 की जंप करके वापस यहीं पर आ जाएंगे वो लोग। तो जो जितने कैंडीज कलेक्ट करके लेकर आएगा मैं समझ जाऊंगा टोटल इतने तरीकों से, इतने इतने पाथ थे इनके पास, इतने तरीकों से ये 0 से 10 पे पहुंचे थे। क्योंकि पहले आपने 6 की जंप ली, फिर आपने 4 की जंप ली, आपने एक कैंडी यहाँ से रिसीव करी और फिर एक कैंडी लेकर आप यहाँ पर आए, मतलब कि इसको एक पाथ मिला था। तो ये उस बात की अचीवमेंट होती है। इस बात को ना आगे आगे जब और क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन के अंदर मैं और फोकस पे लेकर आऊंगा और इसको एम्पैथाइज करूंगा तो अच्छे से समझ में आने लगेगा। अभी के लिए समझते हैं कि जब भी मेरा बेस केस हिट होगा तो वहां से जो रिटर्न वन कर रहा हूँ वो मुझे ये बता रहा है कि भाई मुझे आंसर मिल गया है, उस खुशी में मैं रिटर्न वन कर रहा हूँ, वो एक पाथ है। ये डीपी के अंदर ना जब टेबुलेशन करते हैं वहां पे ना मानने में बहुत अजीब सा लगता है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं बोर्ड पाथ। बोर्ड पाथ स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और डाइस तो मुझे पता ही है। और हाँ, वेक्टर एम्परसेंट डीपी, एम्परसेंट डीपी। जिस दिन स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट के बराबर हो गया ना उस दिन मैं यहाँ से क्या रिटर्न करूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा रिटर्न डीपी ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू वन, कि भाई मुझे एक पाथ मिला है उसके नाम का रिटर्न वन कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर डीपी ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये मेरा मेमोराइजेशन वाला स्टेप हो गया, मेमोराइज कर रहा हूँ बेसिकली। सो डीपी ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से रिटर्न कर दो। फिर चलाइए आप एक फोर लूप, किसके नाम का, आप चलाइए डाइस के नाम का। डाइस की वैल्यू है 1, डाइस चलेगा 6 बार। एंड एक चीज और हम यहाँ पे देखेंगे कि ना स्टार्टिंग पॉइंट प्लस डाइस की वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए एंडिंग पॉइंट से। और अपने डाइस को प्लस प्लस कर लो। सो देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे कौन कौन से स्टेप फॉलो करे ये देखते हैं। सबसे पहले देखो डाइस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 1 होनी चाहिए। 1 से लेकर 6 तक मेरा डाइस वेरी करेगा। और स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू अगर मान लो 4 है ना, अगर मान लो 7 है तो 7 + 1 थ्रो कर सकता हूं मैं, क्योंकि 7 + 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 होता है, 7 + 2 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, 7 + 3 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, बट 7 + 4 लेस देन इक्वल टू 10 नहीं होता है। तो इसके बाद लूप चलेगा नहीं, क्योंकि अगर फोर्थ डाइस मैं थ्रो नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं 5 भी नहीं कर पाऊंगा, 6 भी नहीं कर पाऊंगा, ये सारे मेरे लिए बेकार हो जाएंगे कॉल। इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन लिखी है हमने। चलिए आगे चलते हैं। फिर तो अब क्या ही बचा है, एक काउंट रखेंगे हम, टोटल कितने पाथ निकल कर आए। काउंट प्लस इक्वल टू डाइस, काउंट प्लस इक्वल टू बोर्ड पाथ। इसको नाम मुझे मीमो देना चाहिए था, स्टार्टिंग पॉइंट प्लस डाइस प्लस एंडिंग पॉइंट और डीपी। और रिटर्न जब करेंगे तो रिटर्न कर देंगे हम डीपी ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू काउंट। यानी कि इस स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाने के टोटल इतने तरीके एग्जिस्ट करते हैं। यही तो हमने करा था कोड के अंदर भी। सो देखो कोड के अंदर ये मैं जरा इसको ड्राई रन करके भी दिखाता हूँ आपको तो और अच्छे से समझ में आएगा।
प्रॉब्लम क्या कहती है और इसे समझ में आएगा। चलो इसको इतना रब करते हैं और इधर आते हैं। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले मैंने बोला कि यार स्टार्टिंग पॉइंट जब तक एंडिंग पॉइंट के बराबर नहीं होता तब तक लूप चलाते रहो। तो 0 10 के बराबर तो है नहीं, ठीक है। 0 का आंसर आज तक मैंने इवेल्युएट भी नहीं करा। तो मैंने कॉल लगाया भाई डाइस 1 थ्रो करो, डाइस 1 थ्रो करा और मैंने फेथ रखा ये होगा डाइस स्टार्टिंग पॉइंट प्लस डाइस। मैंने फेथ क्या रखा कि स्टार्टिंग पॉइंट प्लस डाइस एंडिंग पॉइंट से छोटा है। तो ऐसा करो, ऐसा फेथ रखो कि 1 से लेकर 10 तक के सारे रास्ते आपको मिल जाएंगे। तो पता है इसने क्या रिटर्न किया होगा, यहाँ से पी रिटर्न किया होगा। ये पी किस खुशी में रिटर्न कर रहा है, ये बता रहा है कि 1 से लेकर 10 तक जाने के ना टोटल पी तरीके एग्जिस्ट करते हैं। 2 से 10 जाने के टोटल क्यू तरीके एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरीके से 3 से 10 जाने के टोटल आर तरीके एग्जिस्ट करते हैं। 4 से 10 जाने के एस तरीके, 5 से 10 जाने के टी तरीके और 6 से 10 जाने के यू तरीके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यू तरीके एग्जिस्ट करते हैं। सो टोटल 0 से 10 जाने के कितने तरीके हो गए, क्योंकि 1 जाने के लिए तो मुझे एक डाइस थ्रो करना है। 2 पे जाने के लिए मुझे बस 2 को थ्रो करना है और 3 पे जाने के लिए 3 को थ्रो करना है। तो यहाँ पे जाने का तो स्ट्रेट एक ही तरीका है ना। अगर इसके पास टोटल पी तरीके हैं तो 0 से 10 जाने के मेरे पास भी तो पी तरीके हुए इस पाथ को चूज करते हुए, राइट। तो टोटल कितने तरीके हो गए मेरे पास, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी प्लस यू, इन सबका समेशन। तभी तो मैंने काउंट प्लस इक्वल टू कर रखा है और मुझे 0 से 10 जाने के टोटल तरीके पता लग गए। ठीक। अब इसका ड्राई रन मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा ट्री बन जाता है इसका। ठीक है, बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। हाँ छोटे से पार्ट के लिए कर सकते हैं, छोटे से पार्ट के लिए करके देखते हैं। जैसे कि आपको मान लेते हैं मुझे 0 से लेकर 4 तक जाना है, 0 से 4 पे जाना है या 0 से 5 तक जाना है। देखते हैं कितने तरीके निकल कर आते हैं। इसका भी बहुत बहुत बड़ा ट्री बनने वाला है, देखें। तो 1 थ्रो करा तो 1 पे पहुंचूंगा, 2 थ्रो करा तो 2 पे पहुंचेंगे, 3 थ्रो करेंगे तो 3 पे पहुंचते हैं, 4 थ्रो करेंगे तो 4 पे पहुंचेंगे, 5 थ्रो करेंगे तो 5 पे पहुंचेंगे। 6 को हम थ्रो ही नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा 0 प्लस 6, एंडिंग पॉइंट था मेरे पास 5, उससे छोटा है। मतलब उससे ये वैल्यू बड़ी हो जाती है, तो आगे नहीं जाएंगे। 1 से गए, यहाँ पे भी मैं अब क्या क्या थ्रो कर सकता हूँ, 1 2 3। सो यहाँ पे 2 3 4 और मैंने 4 थ्रो करा तो 5 पे पहुंच गया। अगेन अब मैं 2 से क्या क्या थ्रो कर सकता हूँ देखें, इसको नीचे रख लेते हैं। 2 से जा सकता हूँ मैं यहाँ पर 1 2 3। तो यहाँ पे आया 3 4 5। पर आगे पता है ट्री को नहीं बना रहा हूँ, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ना बार बार रिकर्सिव कॉल मैच हो रही है, सेम सी आ रही है रिकर्सिव कॉल। चलो आगे देखते हैं, इसको देखते हैं समझते हैं। यहाँ पे गए हम 1 2 4 5 और यहाँ पे गया 1 5। अब देखो आंसर कैसे आया। 5 से मुझे टोटल कितने आंसर मिले, सिर्फ एक तरीका है। तो यहाँ से भी एक तरीका आएगा, यहाँ से एक तरीका आएगा क्योंकि 5 यहाँ पे हिट हुआ है। यहाँ से एक तरीका है, यहाँ से एक तरीका। तो मुझे ना 5 पे आंसर मिलेगा 1, 4 पे आंसर मिलेगा 1, 3 पे कितना आंसर मिल रहा है, 3 पे देखो, 3 पे मिल रहा है इन दोनों का समेशन 2। ओके, 3 पे 2 मिला और 4 से कितना मिलेगा, 4 से भी 1 मिलेगा। मुझे आगे रिकर्सिव कॉल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डीपी ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट 4, डीपी ऑफ 4 के अंदर वैल्यू पहले से ही स्टोर्ड होगी, राइट। डीपी ऑफ 4 की वैल्यू स्टोर्ड हो चुकी है। सो 3 पे आंसर आ गया 2 और 4 पे तो आंसर आ ही गया था। तो 2 का आंसर कितना निकल कर आया, 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से आया 4। अब 3 से आंसर आएगा कितना, 3 से आंसर आएगा 2, 4 से आंसर आएगा 1 और 5 से तो 1 आ ही रहा था। तो इन सबका समेशन 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8। अब 0 पे कितना आंसर आएगा, देखो डीपी ऑफ जैसे मैं कॉल लगाऊंगा रिकर्सिव कॉल 2 के लिए तो वो इस वाले इफ में फंस जाएगा। इस वाले इफ में फंसते ही आंसर क्या रिटर्न करेगा, 2 वाला बोलेगा भाई 2 का आंसर तो होता है 4, 3 का आंसर होता है 2, 4 का आंसर होता है 1, 5 का आंसर होता है 1। तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 1 16। सो टोटल आंसर आ गया इसका 16। ठीक है जी, टोटल 16 इसका आंसर आता है और इतना ही आना चाहिए हमारा। चलो चला के देखें इसको एक बार। अगर मेरा इसको चला के देखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, एंडिंग पॉइंट हो गया मेरे पास 5 जैसा कि हमने क्वेश्चन में करा था। एंड आंसर इक्वल टू
बोर्ड पाथ मीमो। स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 0, एंडिंग पॉइंट हो गया मेरे पास, यही लिख लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और डीपी। अच्छा डीपी की वैल्यू कितनी होगी, ये जो मेरा डीपी बनेगा ये बनेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और एंडिंग पॉइंट भी मेरा इन्वॉल्व हो रहा है आंसर के अंदर, यानी कि एंडिंग पॉइंट प्लस 1 की जो डीपी बनेगी, दिखना डिफॉल्ट वैल्यू रखेंगे हम 0, और सी आउट एंडल। चलो आगे देख लेते हैं, पता लग जाएगा अभी। C++3004 -o out एंड डॉट स्लैश आउट, इसको थ्रो कर दो आउटपुट डॉट टीएक्सटी में। टोटल 16 वेज निकल कर आए हैं और हमारा एक्सपेक्टेड आंसर भी कितना था, 16 ही था, राइट। अच्छा मैं अगर एंडिंग पॉइंट 10 कर दूंगा तो इन्हें कुछ 400 के अराउंड आते हैं, 492, 492 मतलब 500 के अराउंड आते हैं। सो 492 आंसर आता है अगर हमारी वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेकर 10 के लिए, तो 492 सॉल्यूशंस आते हैं इसके। चलिए ठीक है। अच्छा तो अभी हमने क्या करा है, दोबारा से रिवाइज करें, हमने जो कॉन्सेप्ट समझा था, देखो मैंने फेथ तो सोच लिया था, फेथ तो हमने सोच लिया था, बट ये बंद कैसे हो गया, हाँ। तो हमने फेथ सोच लिया, फेथ सोचे तभी तो रिलेशन बनाया था कि मैं ऐसा मानूंगा कि ऐसा ऐसा होगा। रिकर्सिव ट्री बनाया था, बिल्कुल बनाया था। रिकर्सिव कोड हमने कर लिया है, मेमोराइजेशन भी कर लिया है हमने, रिकर्सिव कोड और मेमोराइजेशन दोनों स्टेप कर लिए हैं। सो ये था मेरा पार्ट 1। ये और ये तो हम पार्ट 2 में करेंगे, जो इसका पार्ट 2 आने वाला है, ये इसका पार्ट 1 है। और ऑप्टिमाइजेशन इसके पार्ट 3 में करेंगे। इसके बाद देखेंगे कुछ और भी इसका फॉलोअप क्वेश्चन बनता है तो उस पर काम करेंगे, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं। चलो यहाँ पे समझते हैं, तो हमारा जो कोड है, कोड के अकॉर्डिंग हमने क्या करा दोबारा देख लेते हैं एक बार। सो ट्री के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पे जाना था। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो वेरिएबल है, एंडिंग पॉइंट मेरा फिक्स है। फेथ रखा कि यार 0 से मेरे को 10 जाना है या 0 से मुझे n जाना है, तो मैं डाइस 1 थ्रो करूंगा, मुझे 1 से n जाना है। मैंने डाइस 2 थ्रो करा, मुझे 2 से n जाना है। ये फेथ है कि 2 से n आने के सारे रास्ते मिल जाएंगे, मान लो मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको ध्यान किस बात का रखना है कि कहीं आप उस बोर्ड के बाहर ना चले जाओ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको कोड समझ में आया होगा और ये इसका मेमोरी सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे इसका टेबुलेशन सॉल्यूशन हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो टेबुलेशन तो बहुत इजी होता है, अगर आपको मेमोराइजेशन समझ में आ गया तो जो स्ट्रेटजी मैंने यूज कर रखी है उसके अकॉर्डिंग टेबुलेशन तो बहुत ईजी है, छोटी सी वीडियो बनेगी, फटाफट बना के खत्म कर देंगे। सो अच्छा लगा कि आप, अच्छा नहीं लगा पक्का बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।